तो कल मैंने आप लोगों को कुछ गृह कार्य दिया था, किया? देखते हैं कैसे किया। इंजन डाटा दिया था, इंजन है 497, मतलब इसमें 4 सिलेंडर हैं और 97 इसका बोर डाया है। स्ट्रोक है इसकी 107 mm। कंप्रेशन रेशियो को 10:1 दिया था कल, इसको फिलहाल भूल जाओ। उसके बाद मैंने कहा था कि क्या होगा जब हम इसके बोर डाया को 2 गुना कर देंगे। मेरा प्रश्न पूछने का मतलब क्या था कि यदि हम इसके बोर डाया को दोगुना कर देंगे तो इंजन कैपेसिटी कितनी हो जाएगी। पहले इसकी इंजन कैपेसिटी कितनी आई थी? 13.51 क्यूबिक सेंटीमीटर, यही आई थी? इतनी आई थी? ये आई थी कब? जबकि ओरिजिनल डाटा हमारे पास ये है। अब हम इसके बोर डाया को डबल करके देखते हैं कि बोर डाया डबल कर देते हैं तो इंजन की कैपेसिटी में क्या फर्क पड़ता है। फिर हम देखेंगे अगर बोर डाया की को सेम रहने देते हैं, बोर डाया सिर्फ डबल करना है, लेंथ ऑफ स्ट्रोक इतनी ही रहने देनी है। नेक्स्ट केस में क्या करना है? बोर डाया सेम रहने देना है, लेंथ ऑफ स्ट्रोक को डबल करना है। थर्ड केस में क्या करना है? बोर डाया को भी डबल कर देना है और लेंथ ऑफ स्ट्रोक को भी डबल कर देना है। तब क्या रिजल्ट आते हैं हमारे पास। ठीक है, तो पहला वाला करते हैं हम, इंजन बोर डाया को हम डबल कर देते हैं। तो यह 497 की जगह इंजन कितने का हो गया? कितने का हो गया? D बराबर 194। अब ये इंजन हो गया 4194, पर इसके लेंथ ऑफ स्ट्रोक S वही रहा 102। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। पहले हमें क्या देखना है? एक सिलेंडर का स्वेप्ट वॉल्यूम निकालना है, उसको गुणा 4 से कर देना है तो पूरी इंजन की कैपेसिटी निकल जाएगी। तो Vs क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एस या π/4 d स्क्वायर इंटू एस। जो भी सूत्र लगाना है मान उतना ही आएगा। ठीक है, तो अब इसको लगा के देखते हैं हम। पाई का मान रखेंगे 3.14। अब 194 का आधा r बराबर d/2, 97 का स्क्वायर इंटू 100, 2 ये जो लेंथ ऑफ स्ट्रोक हमने उतनी ही रहने दी है। एस हमने एस के साथ कोई छेड़खानी नहीं करी है, हमने सिर्फ वो बोर डाया को बढ़ाया। तो ये कितना आया? इसको जब सॉल्व करोगे, करो तुम लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करो इसको। कितना आया?
12,054.056 घन सेंटीमीटर। ठीक है, पहले कितनी थी? 3013.51। इससे इसको डिवाइड कर दो। ये क्या आया भागफल? 4। जब हमने इंजन के बोर डाया को डबल किया, लेंथ ऑफ स्ट्रोक के साथ कोई छेड़खानी नहीं करी, लेंथ ऑफ स्ट्रोक उतनी ही रहने दी, तो इंजन की पावर में 4 गुना वृद्धि हो गई। कितनी? 4 गुना। इंजन की कैपेसिटी में 4 गुने की वृद्धि हो गई। समझ में आई बात? इसलिए कराया था मैंने, मैं इसको इसलिए करा रहा हूं, इस कैलकुलेशन के बेस पर ही नंबर 4, जब कार के अंदर 4 सिलेंडर हो जाते हैं और इंजन इस तरह से रखना पड़ता है तो बहुत दिक्कत होती है ट्रांसमिशन के लिए और फिटमेंट्स के लिए। तो आजकल का मॉडर्न ट्रेंड क्या है? मॉडर्न ट्रेंड ये है कि नंबर ऑफ सिलेंडर्स कम कर दिए जाएं और इंजन की कैपेसिटी में भी कोई फर्क ना आए। तक जब हम एक सिलेंडर कम कर देंगे तो एक पिस्टन कम लगेगा, एक पिस्टन के साथ साथ एक कनेक्टिंग रॉड भी कम लगेगी और क्रैंकशाफ्ट की लेंथ भी छोटी हो जाएगी। इंजन का डेड वेट कम हो जाएगा। डेड वेट कम होगा तो उसका अनलेडन वेट भी कम हो जाएगा। जब हल्का आदमी देखते हो पहाड़ पे कितनी तेजी से चढ़ जाता है, और जो मोटा होता है वो उसकी पूरी जीभ निकालता है पहाड़ों पे चढ़ने में। सेम कहानी ऑटोमोबाइल के ऊपर भी, यदि वो खुद ही भारी होगा तो वो अपनी लाश को ढोने में कितना फ्यूल खा देगा। वो जो फ्यूल की खपत हो रही है एक्चुअली वो वायुमंडल को प्रदूषित कर रहा है। जो ये फ्यूल यूज हो रहा है ऑटोमोबाइल में, ये क्या है? हाइड्रोकार्बन से है। और जब ये जल रहा है तो ये बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स बना रहा है। कल भी मैंने कल परसों जब भी डीजल इंजन पढ़ाया था तब भी कंबशन के बाई प्रोडक्ट बताए थे। क्या क्या थे? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, पर्टिकुलेट मैटर्स एंड सूट्स। उसके अलावा जो टेम्परेचर बढ़ रहा है और जो इस हाइड्रोकार्बन के कारण इसके प्यूरिफिकेशन के समय जो इसमें सल्फर मिलाया गया है, टेट्राइथाइल लेड मिलाया गया है, डिटर्जेंट, कलर कोडिंग एंड मैनी मोर एडिटिव्स इसके साथ मिलाए गए हैं, पॉलीमराइजेशन किया गया है, तो वो भी बाई प्रोडक्ट्स इंजन पार्ट्स के ऊपर दुष्प्रभाव डाल रहे हैं, कोरोजन कर रहे हैं, एसिड रेन का कारण बन रहे हैं, स्मोग का कारण बन रहे हैं, लंग कैंसर का कारण बन रहे हैं। तो ऑटोमोटिव पोल्यूशन को कम से कम करने के लिए इंजन का साइज को कम रखा जाता है, डाउन साइजिंग इंजन। ये मॉडर्न ट्रेंड है क्या कि इंजन छोटा से छोटा हो मगर पावर सबसे ज़्यादा हो, क्योंकि वो हल्का होगा, पावर भी मिलेगी और फ्यूल की खपत भी कम होगी। फ्यूल की खपत कम होगी मतलब पॉल्यूशन कम होगा। समझ गए? जो भी ऑटोमोबाइल है उसकी बहुत ही माइन्यूट, बहुत बारीक टेस्टिंग होती है और वह टेस्टिंग मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ाए गए, मोटर व्हीकल एक्ट को से सेटिस्फाइड करना चाहिए। जो मोटर व्हीकल एक्ट हैं उनके अनुसार ही होने चाहिए। उनके अलावा वह पर्यावरण संरक्षण कानूनों का भी पालन करने वाले होने चाहिए। जो BS1, BS2, BS3, BS4, BS6 ये जो स्टेजेस बनाए गए, भारत स्टेज 1, भारत स्टेज 2, ये क्या है? पर्यावरण संरक्षण कानून हैं। और यह कानून वैश्विक कानूनों के द्वारा गवर्न होते हैं। विश्व में क्या चल रहा है? यूरोप में यूरो 1, 2, 3 वहाँ के पर्यावरण संरक्षण कानून है। अमेरिकन स्टैंडर्ड और ज़्यादा अच्छे हैं। कैलिफोर्निया के सबसे कठोर नियम हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए। तो भारत भी एक WTO का सदस्य है, गेट समझौता हुआ है, तो हमें भी WP एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए जो पूरी एक वैश्विक
समिट होती है उसमें हमारे प्रतिनिधि भी भाग लेते हैं और उस पर हस्ताक्षर करते हैं। जो आम सहमति बनती है उसमें अपना भी पक्ष रखते हैं कि हम विकासशील देश हैं तो हमें कार्बन उत्सर्जन में थोड़ा सा ढील दी जाए, क्योंकि औद्योगिकीकरण होगा तभी जाकर रोजगार पैदा होगा, और तभी जब रोजगार मिलेगा लोगों को तो उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। तो इसके लिए ऑटोमोबाइल को बहुत ही कठिन टेस्टिंग से पास होना पड़ता है। कौन करता है ये टेस्टिंग? कौन करता है? ये नेट्रिप एक पूरी परियोजना है, नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड R&D इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। उनके टेस्टिंग लैब हैं, उस पर हम बाद में डिटेल में बात करेंगे नेट्रिप पे पूरी, ठीक है, कि नेट्रिप की क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, VRD का क्या काम है, GARC का क्या काम है, नेट्रेक्स का क्या काम है, ICAT का, NCAT का, और नियामत सिलचर का, और रायबरेली में भी एक उनकी फैसिलिटी है। तो वहाँ सारी व्हीकल की डायनामिक्स, पावर ट्रेन टेस्टिंग, ऑप्टोमेट्री, EMC इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉम्पैटिबिलिटी टेस्टिंग, ये जो ECU सेंसर्स वगैरह लगे हुए हैं, हेडलाइट की, हर चीज़ की टेस्टिंग होती है। समझ गए? तो इस पे हम बाद में बात करेंगे। तो उनका भी सुझाव यही है कि फ्यूल इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए डेड वेट कम से कम हो, ताकि डेड वेट कम होगा तो उसकी फ्यूल इफिशिएंसी अच्छी होगी, टायरों की घिसावट भी कम होगी। जो भारी व्यक्ति होगा उसके चप्पल जूते भी ज़्यादा ही घिसेंगे, ठीक है। और भी कई चीज़ें हैं। तो इसलिए हमने देखा कि यदि बोर डाया को हमने डबल कर दिया तो पावर बढ़ गई 4 गुना। अब हम थोड़ा देखते हैं, लेंथ ऑफ स्ट्रोक को डबल करते हैं तो पावर में क्या फ़र्क आता है, इंजन कैपेसिटी में क्या फ़र्क आता है। तो ये फर्स्ट सॉल्व हो गया। समझ में आई कुछ बात? सेकेंड, डबल द लेंथ ऑफ स्ट्रोक। अब देखते हैं VS 3.14। अब बोर डाया हमने 97 ही रहने दिया है, बोर डाया के साथ हमने कोई छेड़खानी नहीं की है। तो इसका R कितना हो गया? फाइव का स्क्वायर इंटू लेंथ ऑफ स्ट्रोक को हमने डबल कर दिया है, वो है 204। अब निकालो जल्दी से। मैंने तो निकाला हुआ है, हाँ 15। ओ गुड सत्य प्रकाश, 1506.75 पॉइंट होगा, क्यूबिक सेंटीमीटर है ये, इंटू 4। 4 सिलेंडर हैं। तो अब बताओ, बराबर, यहीं लिखता हूँ, जगह नहीं है, 6027.029। अब जो पहले वाली क्यूबिक कैपेसिटी निकली थी इससे इसको भाग दे देंगे। 3013.51 कितना आया? 2.000। लेंथ ऑफ स्ट्रोक को डबल कर रहे हैं तो जो क्यूबिक कैपेसिटी है वो सिर्फ 2 गुना ही बढ़ रही है, इंजन धारिता 2 ही गुना बढ़ रही है। पर लेंथ ऑफ स्ट्रोक को जब तुम डबल कर दोगे तो जो इंजन का साइज है वो बड़ा हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा। कहाँ रखोगे उसको? जब इंजन इतना ऊंचा हो जाएगा फिर ड्राइवर कहाँ बैठेगा, बोनट कहाँ हो जाएगा, फिर वो कार नहीं ट्रक हो जाएगी, ठीक है। तो देखा कि लेंथ ऑफ स्ट्रोक बढ़ाने से कोई ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, मगर बोर डाया बढ़ाने से पावर 4 गुना बढ़ गई। अब ऐसा करते हैं कि इन दोनों को ही डबल डबल कर लेते हैं।
लेंथ ऑफ स्ट्रोक को भी डबल कर लेते हैं और बोर डाया को भी डबल कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है देखते हैं। लेंथ ऑफ स्ट्रोक VS इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एस 3.14 इंटू 97 का स्क्वायर अब चलो करते रहो। तुमने ये घर से कर रखा बेटा, अच्छी बात है। 6027 पॉइंट है। तुम्हें मैंने कहा था कि इसको और इसको डबल करना इस तरह से जैसे मैंने करके दिया, ये तो मैं तुम्हें आज देने वाला था। तुमने अपनी मर्जी से दोनों को डबल करके मेरे सामने परोस दिया। चलो कोई गल नहीं। VS इसका आ गया 6027.029। नंबर ऑफ सिलेंडर कितने हैं? 4। तो कितना हुआ ये टोटल? 24108.116। अब इसको 3013 से डिवाइड करोगे, 3013.51 से कम 2 अंक तक तो एक्यूरेट लेनी है। पहले तो 3 अंक तक लेनी है, 1 माइक्रोन तक, ठीक है। उसके बाद वाले को भले ही नेगलेक्ट कर लो, मगर 3 अंक तक तो कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। कितना आएगा? 3 अट्ठे 24, सीधे सीधे सी बात। 8 गुना हो गई। अरे तो 8 गुना हो गई, 8.0 ही आ रहा है, ठीक है।